चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग फिर नए टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल। इस टॉपिक को मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग से सिर्फ आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे। आधा अधूरा देखने से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो चलिए, सबसे पहले हम विद्युत वाहक बल की चर्चा करते हैं। इस विद्युत वाहक बल की चर्चा करने के पहले इस सेल की हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आप फिगर के द्वारा देख रहे हैं, ये बल्ब है, ये सेल है। तो चलिए थोड़ा सा सेल की कल्पना करते हैं। देखिए, ये जो डिब्बा देख रहे हैं, यह डिब्बा जस्ता का है। इस डिब्बा में रासायनिक पदार्थ भरे गए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग सेल में अलग अलग रासायनिक पदार्थ होते हैं और उस रासायनिक पदार्थ को हम अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो जितना सेल बनाएंगे उसमें अपघट्य पदार्थ क्या होगा, बदल जाएगा। उसकी गुण, उसकी प्राकृतिक और उसकी प्रतिरोध सब बदल जाएगा। तो ये जो सेल हमने देख रहा है, या इस सेल की जो कल्पना कर रहे हैं, ये वोल्टेज सेल है। इस वोल्टेज सेल में हमने अपघट्य पदार्थ के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया, H2SO4। यानी इस सेल का यह अपघट्य पदार्थ होती है। अपघट्य पदार्थ का मतलब होता है कि सेल बनाने के लिए जिन रासायनिक पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं उस पदार्थ को हम अपघट्य पदार्थ कहते हैं। इसके बाद धातु की 2 प्लेट का प्रयोग किया गया। एक प्लेट कॉपर का यानी तांबा का, जो प्लस के साथ या प्लस का कार्य करती है, और ये प्लस एनोड के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्लेट जस्ता का, जो माइनस का काम करता है, इसे कैथोड कहते हैं तथा इसे कैथोड प्लेट भी हम कह सकते हैं। अब चलिए, इन दोनों प्लेट के साथ एक जुक्ति लगा दिया है। यह जुक्ति क्या है, तो बल्ब है। चलिए, ये थी सेल की, अगर देखा जाए तो सेल के बारे में हमने बताया। अब चलिए, हमें विद्युत वाहक बल की परिभाषा लेना है। तो बेटा, इस सेल के अंदर जो पदार्थ डाले गए हैं वो रासायनिक अभिक्रिया करती है, और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। और विद्युत ऊर्जा, ये जो चालक पदार्थ देख रहे हैं, इस चालक पदार्थ में उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धक्का देता है। और धक्का के कारण यह इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। कौन इलेक्ट्रॉन बेटा, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, और आगे की ओर बढ़ता है। और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को चलना ही विद्युत धारा कहलाता है। मैंने क्या बताया, अगर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन गतिशील हो गया तो हम उसी गतिशील को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब चलिए, अब मैंने क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो सेल था, ये सेल का अंदर का भाग हुआ और ये सेल का बाहर का भाग हुआ। तो ये जो सेल जो कार्य किया, सेल क्या कार्य किया, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को गतिशील किया। इस कार्य को बेटा, इस कार्य को ही क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। मैंने क्या बताया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के कार्य क्या किया, तो इसमें उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को गतिशील किया। तो इस कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। अगर ऐसे देखा जाए तो सेल का एक गुण होती है, उस गुण को भी हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या है, तो मोटा मोटी समझिए कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सेल के द्वारा धक्का देता है, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गतिशील होता है। आप भी किसी को धक्का देंगे तो आगे बढ़ेगा। तो धक्का देने का कार्य कौन किया, सेल किया। सेल आवेश नहीं बनाता है ना। तो इस तरीका से विद्युत वाहक बल की हम क्या करेंगे, परिभाषा हम लोग को मिला। तो विद्युत वाहक बल आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो संकेत होता है वो ई होता है। तो ई बराबर क्या होगा,
W/Q, जहाँ W कार्य, Q क्या है, आवेश है। थोड़ा सा अगर इसके मात्रक की कल्पना करें तो मात्रक क्या होता है, तो जो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका नाम पड़ा जूल प्रति कूलाम, तथा इसे और क्या कहा जाता है, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऐसा न समझ लेंगे कि ये बल है तो इसका मात्रक होगा न्यूटन, ना, ये बल खानदान का है ही नहीं, इसका रिलेशन विभवांतर से होती है। तो चलिए विद्युत वाहक बल की परिभाषा हम लोग आसानी से ले लिए, लेकिन अब हम चलते हैं प्रतिरोध की ओर, और यहाँ पे चलते हैं आंतरिक प्रतिरोध की ओर। अब बेटा 2 मिनट तो बने रहिए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप हमारे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, मैं आप ही को बोल रहा हूँ, है ना। सिर्फ मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, है ना, ठीक है। अब चलिए, ये जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन चल रहा था इस चालक पदार्थ से हो करके, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को चालक पदार्थ विरोध किया। तो ये जो विरोध किया ना, इस गुण को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे समझिए कि चालक पदार्थ का एक गुण है जो प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है। उस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। थोड़ा सा देखिए, ये जो प्लस है ये माइनस का खोज में होती है और माइनस प्लस का खोज में होता है। यानी प्लस इस तरीक़ा से चलते हुए माइनस के पास आता है, यानी प्लस माइनस के खोज में एनी टाइम रहता है। आगे बढ़िए, एक चीज़ और सीखेंगे। ये जो आवेश है, ये सेल के बाहर देखा जाए तो प्लस से माइनस की ओर जाता है, लेकिन सेल के अंदर बेटा ध्यान दीजिए, माइनस से प्लस की ओर आता है। क्या सीखा, सेल के बाहर आवेश धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, सेल के अंदर ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, है ना। अब क्या हुआ भाई, तो यहाँ से देख लिए कि चालक पदार्थ का गुण है, क्या गुण है भाई, तो प्रवाहित धारा का विरोध किया। अब चलिए, जब ये धारा चल रही है तो इस धारा का भी विरोध करने वाला कौन है, अब घट पदार्थ। जो इसमें पदार्थ डाले गए हैं उसी पदार्थ से विद्युत धारा का भी प्रवाह होगा, और वही पदार्थ विद्युत धारा का भी विरोध करेगा। जैसे में इस चालक तार से विद्युत धारा भी जा रही है और यही चालक पदार्थ विद्युत धारा का विरोध भी कर रही है। उसी तरीक़ा से इस विलयन में, आप घट पदार्थ कहिए चाहे विलयन कहिए चाहे रासायनिक पदार्थ कीजिए, इस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह भी हो रहा है और यही विलयन विद्युत धारा का विरोध भी कर रहा है। तो ये जब विरोध किया तो इस गुण को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। अब आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। सेल के बाहर बाह्य प्रतिरोध, चालक पदार्थ बाह्य प्रतिरोध, सेल के अंदर जो प्रतिरोध हुआ, सेल के अंदर जो विद्युत धारा का रुकावट पैदा किया, उसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए कितना सरल भाषा था। प्रतिरोध चालक पदार्थ का गुण जो प्रवाहित धारा का विरोध करता है, सेल के बाहर विरोध हुआ प्रतिरोध, सेल के अंदर जो विरोध हुआ आंतरिक प्रतिरोध, और इस जो धारा को चलाने का कार्य किया जिसके कारण धारा चल रही थी, जो धक्का दिया, उस कार्य को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। बेटा अब आप लोग को अब आप लोग के लग रहा होगा इसकी परिभाषा कितना भारी कितना आसान। ये आसानी तरीक़ा से आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब तक सरल भाषा में कोई चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक कि आप कैसे परिभाषित करोगे। तो चलिए आपको मैं इस परिभाषा को पुनः लिख करके आपको दिखाता हूँ, बस 10 सेकेंड बने रहिएगा।